वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस के बारे में कि एटॉमिक रेडियस क्या है, हम लोग इसकी डिफाइन यूनिट और इसका ट्रेंड जो है वो सब कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिफाइन की बात करते हैं तो बच्चों एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस बिटवीन the nucleus of an atom to its outermost shell। अब देखें बच्चों इस बात का क्या मतलब है। देखें अगर हमारे पास एक वो है एलिमेंट है या आपके पास इसका न्यूक्लियस है मिड में और ये इसके शेल्स हैं। ठीक है, फर्ज करें हमने ये 3 शेल्स इसके ड्रॉज कर लिए, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, ये एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई है आप लोगों को कि ये डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट का जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक का, तो वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स क्या है, मतलब कि इनको हम कौन से यूनिट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों इसके यूनिट हैं पाइकोमीटर, नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, पाइकोमीटर में बच्चों आपको पता है 10⁻⁻12। नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻9 और आर्मस्ट्रॉन्ग कितना होता है 10⁻⁻10। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट है हम लोग इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर जो एटॉमिक रेडियस जो कैलकुलेटेड है क्लोरीन का और हाइड्रोजन एटम का वो कितना है। एग्जाम्पल, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ क्लोरीन इज, क्लोरीन का बच्चों कितना है 99 पाइकोमीटर, वाइल डेट ऑफ हाइड्रोजन इज 37.7 पिकोमीटर। ठीक है, ये होगी इसकी एग्जांपल्स। अब एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे किया जाता है, मतलब एक एलिमेंट है उसका देखें ना, हम लोगों ने कह दिया क्लोरीन का इतना और हाइड्रोजन का इतना है, तो इसको निकालते कैसे हैं, कहाँ कौन सा ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिससे एटॉमिक रेडियस मेजर किया जाता है। तो वो 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, ये है मेजरमेंट वाला टॉपिक, मेजरमेंट की हेडिंग्स देनी है आपने यहाँ पे। तो मेजरमेंट बच्चों हम लोग इसको करते हैं एक्सरेज से, और दूसरी जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर है ये बात। ठीक है, एटॉमिक रेडियस को 2 चीज़ों से मेजर किया जाता है, एक है एक्सरे टेक्निक्स और दूसरी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस का जो टॉपिक है ना बच्चों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वाई एटॉमिक रेडियाई कांट बी मेजर्ड, मतलब कांट बी मतलब कैनॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। मतलब कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो आप उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो बिल्कुल एक्यूरेट क्यों नहीं मेजर कर सकते। तो बच्चों इसकी पहली रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न ये है इसकी कि देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। अब बच्चों आप कहते होंगे कि इस बात का क्या मतलब है, हम लोगों ने तो जैसे यहाँ देखा कि हमने शेल्स बना लिए हैं तो एक तो शार्प बाउंड्री आ गई है। नहीं, ये जो शेल्स हम लोग बनाते हैं ना ये हम अपनी इजीनेस के लिए बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो एटम की कोई भी शार्प बाउंड्री नहीं होती। जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है ना ये वाला, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे फर्ज करें ये आउटरमोस्ट शेल है, तो इलेक्ट्रॉन्स ना डिस्पर्स होते हैं एयर में। ठीक है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। ठीक है, तो अब अगर देखें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस मेजर किया उसकी वैल्यू और आई, अगर मैं यहाँ तक का रेडियस मेजर करूँ तो उसकी वैल्यू और आएगी। इस वजह से कहा जाता है कि जो एक्यूरेट जो आपका एटॉमिक रेडियस है ना किसी भी एलिमेंट का आप मेजर नहीं कर सकते।
तो पहली तो रीज़न ये होगी कि देर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। सेकेंड रीज़न बच्चों क्या है कि जो नियर बाय एटम्स हैं, फर्ज करें कि दो एटम्स हैं, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग की है, ठीक है। तो जब वो बॉन्डिंग करते हैं, आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गैदर हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस तरह अरेंज हो जाता है। इसी तरह ये इस एटम का यहाँ पे ऐसे अरेंज हो जाएगा। क्लियर है अब ये बात। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो वैल्यू और आएगी। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का एटॉमिक रेडियस मेजर करूँगी तो वैल्यू और आएगी। इसी तरह यही केस सेम इस वाले अदर एटम के साथ होगा कि अगर इसका क्लोज से मेजर किया जाए तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू और होगी, और अगर थोड़ा सा दूर से मेजर किया जाए तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो सेकेंड रीज़न हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब नेबरिंग एटम्स जो हैं, जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना वो एक दूसरे को रिपेल करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो होता है वो वेरी करता है एक ही एटम में। तो सेकेंड रीजन हम इसकी लिख सकते हैं कि द नेबरिंग एटम कैन disturbs the electronic cloud of अदर एटम। मतलब कि जो एक नेबरिंग एटम आ रहा है वो जिस एटम के साथ वो बॉन्ड बना रहा है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से द साइज ऑफ एन एटम वेरीज फ्रॉम वन एटम टू एनदर। ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि जब एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो उनका साइज है, जो उनका एटॉमिक रेडियाई है वो डिफरेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके डिस्कस करने हैं ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। देखते हैं बच्चों ट्रेंड्स पे आते हैं कि ट्रेंड्स क्या है एटॉमिक रेडियाई के। देखें सबसे पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लेते हैं, चले हम डाउन द ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं। चलें पहले हम ग्रुप में बात कर लेते हैं, ये आसान है इसलिए मैंने पहले ये लिख लिया। अच्छा बच्चों देखिए जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आपको पता है कि जो एटॉमिक रेडियस है ना वो इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। अब वो क्यों बढ़ता है? जब देखें फर्ज करें कि हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, बच्चों आपको पता होना है कि अल्कली मेटल्स क्या हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। ये देखें सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इस तरह नीचे आ रहा है, और नीचे आने की वजह से बच्चों क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि शेल जो नंबर है ना वो इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब फर्ज करेंगे अगर हाइड्रोजन में एक शेल है ना तो लिथियम में आगे 2 शेल आ रहे हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जो पहली रीजन आ गई बच्चों आप लोगों के पास वो ये आ गई कि शेल नंबर इंक्रीजेज, ठीक है, शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट जो बहुत मेजर इफेक्ट है वो ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैडम शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज़ है? शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि फर्ज करें हमारे पास ये एक एटम है, ये इसके 3 जो हैं शेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, और यहाँ पे फर्ज करें पी शब शेल है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे आपके ऑटोमोस्ट शेल में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप देखें बच्चों ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो मिड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनको हम इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों क्या करते हैं कि ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है ना आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स उन पे कम कर देती है।
ये कहते हैं कि न्यूक्लियस सिर्फ हमें ही अट्रैक्ट करे, न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट मत करे, जिसकी वजह से ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से फार अपार्ट हो जाते हैं। फार अपार्ट का बच्चों क्या मतलब है, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। अब जब वो न्यूक्लियस के से दूर हो गए तो जाहिर है एटम का जो साइज है, एलिमेंट का जो साइज है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। तो डाउन द ग्रुप हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि एक तो शेल नंबर बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और तीसरा जो है वो क्या है, जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का बच्चों क्या है, मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बच्चों क्या हो गया है, वो कम हो गया, शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस केस में आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट क्या है, हम लोग लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ठीक है, समझ आ गई इस पॉइंट की। ये था ट्रेंड डाउन द ग्रुप। अब हम इसका ट्रेंड जो है वो डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। अब आप लोगों ने आगे नेक्स्ट हेडिंग देनी है अलोंग द पीरियड। अब देखें बच्चों, जब हम पीरियड में मूव करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की कि डाउन द ग्रुप शेल नंबर बढ़ता है, पीरियड में आपका शेल नंबर नहीं बढ़ता। मतलब पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 1 जो होगा ना, वो लेफ्ट से लेकर राइट तक उसका जो शेल होगा वो एक ही रहेगा। पीरियड नंबर 2 की बात करें तो जो उसका शेल होगा वो पहले एलिमेंट का अगर 2 उसमें शेल आ रहे हैं तो एंड वाला जो एलिमेंट भी होगा उसमें भी 2 शेल आएंगे। तो पहली रीज़न हम लिख लें कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। पहली रीज़न होगी कि नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखें ना, अगर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उसी शेल में अरेंज हो रहा है। फर्ज करें ना, एक ये पीरियड है, इसमें ये एक शेल है, अगर कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आया भी है तो उसने आके यहीं पे अरेंज होना है। ठीक है, अगर दूसरा पीरियड है उसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास दो शेल्स हैं, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड होगा दूसरे वाले शेल में। ठीक है, शेल नंबर जो है वो सेम है। अब जब इस केस में जब आपका शेल बाहर ही नहीं रहा तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी वो इस वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकेंगे कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। जी इफेक्टिव का पता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया ये। ठीक है, सेकेंड रीजन बच्चों ये होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी एटॉमोस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है ना, देखें अगर इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहा है, अगर हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में बच्चों जो प्रोटॉन होता है उसका भी तो नंबर बढ़ रहा है ना, प्रोटॉन नंबर भी क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज। तो जब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमो शेल्स पे इंक्रीज हो जाएगी। और जो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब हमारे पास इसका क्या रिजल्ट आएगा एंड पे, वो ये होगा कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस वाइल अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। नेक्स्ट ना आप लोगों की बुक में ना लास्ट लाइन पे ना एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जिक्र किया हुआ है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ट्रेंड्स है ना बच्चों, मैं भी आपको अभी भी वो भी साथ ही करवा देती हूँ कि ट्रांजिशन ये एलिमेंट्स ट्रेंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ना उन्होंने पहले जो पीरियड है ना उसके एलिमेंट्स लिए हुए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। देन आपके पास आते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल, और इसके बाद लास्ट पे हमारे पास बच जाते हैं कॉपर और जिंक। ठीक है बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है बकाया जो एलिमेंट्स है। तो आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को ना मिक्स नहीं करना ऊपर वाले कॉन्सेप्ट के साथ, इसका कॉन्सेप्ट अलग ही है। इनमें क्या होता है कि पहले जो है वो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, फिर क्या होता है कि सेम हो जाता है, कांस्टेंट रहता है, और फिर लास्ट में क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा होता क्या है। जो बच्चों अगर हम स्कैंडियम से मैंगनीज तक का ट्रेंड देखें ना, अगर जो स्कैंडियम से मैंगनीज तक की बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा होता है शील्डिंग इफेक्ट से।
बच्चों ये बात समझ आई कि जो न्यूक्लियस का चार्ज है ना आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा है शील्डिंग इफेक्ट से। इसको मैं ना आपको कॉन्फ़िगरेशन से समझाती हूँ। फर्ज करें कि हम अगर स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें ना, स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों 3d1 और 4s2। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैडम ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में ऐड किए हैं वो पहले 3d में ऐड कर देते तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो d सबशेल होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऐसे ही ना। तो एलिमेंट क्या करता है खुद को स्टेबल करने के लिए ना पहले जो आपका एस सबशेल होता है ना उसको फिल कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। एस में कितने आने? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर वो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर भी लेता है तो फिर भी वो स्टेबल नहीं है। या तो यहाँ पे अगर उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते ना तो वो फिल कर लेता है, चलो वो पार्शली फिल्ड की फॉर्म में आ जाता है और वो स्टेबल हो जाता, लेकिन फिर भी वो स्टेबल नहीं हो रहा है इस केस में। तो वो एलिमेंट जो है स्कैंडियम क्या करता है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स को 4s में अरेंज कर लेता है और फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो उसको 3d में दे देता है। अब अगर हम इसका शेल ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये उसका 3d शेल है और ये उसका 4s शेल है। देखिए यहाँ पे 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब देखें ना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है 3d में ये इतना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट तो नहीं क्रिएट करेगा ना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट पे इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड को फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज तो क्या होता है बच्चों? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग अगर आयरन से लेके निकल तक की बात करें जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट और निकल। बच्चों इनमें क्या होता है कि इनमें जो जी इफेक्टिव होता है ना वो इक्वल होता है शील्डिंग इफेक्ट के। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड आता है कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक में बच्चों क्या होता है कि जो जी इफेक्टिव होता है ना वो कम है शील्डिंग इफेक्ट के, ठीक है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है उसकी रेशो कम है एज कम्पेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं जिंक की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो होती है आपके पास 3d10 4s2 और कॉपर की होती है आपके पास 3d10 और 4s1। अब बच्चों ये ज़रा यहाँ पे बात थोड़ी सी समझने वाली है। देखिए यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक शेल है डी सब शेल है वो फिल है दोनों के केसेस में। यहाँ पे जो था सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम क्रिएट हो रहा था। अगर हम इसका वो बना के देखें तो ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास डी सब शेल है और डी सब शेल में बच्चों इस वक्त कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लास्ट पे आपके पास रह गया इसका एस सब शेल। अगर हम जिंक का, अगर ये मैं जिंक का बना रही हूँ, ठीक है, जिंक में देखें 4s2 है, मतलब कि आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें डी सब शेल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है एस सब शेल की निस्बत, और डी में इस वक्त बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जाहिर है ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मिलके बहुत ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कम कर देंगे आउटरमोस्ट शेल्स पे, मतलब कि एस सब शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। और जब अट्रैक्शन न्यूक्लियस की कम हो जाएगी तो ये जो शेल है लास्ट वाला ये बहुत ज़्यादा दूर जाके रेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यहाँ पे जो लास्ट वाली बात है वो ये आ जाएगी, जब हम कॉपर से जिंक तक मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई है। ये था हमारा ट्रेंड इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ऊपर वाले जो थे वो नॉर्मल पीरियोडिक टेबल के हम लोगों ने ट्रेंड डिस्कस किए हैं। अगर कोई आपको बात ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।